सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम प्रमाण मीमांसा पे थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। अथाह ज्ञान राशि पुस्तकालयों में संरक्षित है, सूचनाओं का अंबार लगा है और डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स के रूप में भी सारा ज्ञान उपलब्ध है। तो हम इस पर नया सिर्फ इतना करेंगे कि यह प्रमाण मीमांसा आज समय सापेक्ष किस रूप में उपयोगी है और किस रूप में उपयोगी हो सकती है, मतलब समय सापेक्ष प्रासंगिकता प्रमाण मीमांसा की और संभावना भविष्य में या हमसे अलग जो लोग हैं उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। तो इस हेतु हम प्रमाण पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम ये बात आती है कि प्रमाण क्या है। प्रमाण शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रमाण मीमांसा से पहले हमें तत्व मीमांसा समझनी चाहिए थी, लेकिन हमने विषय पहले से दे दिया है। तो प्रमाण बस ये समझिए कि तत्व मीमांसा जानने के लिए प्रमाण उपयोगी है। अगर आज हम प्रमाण मीमांसा पे बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्रमाण मीमांसा जो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं उसके माध्यम से हम तत्व मीमांसा को तक पहुँचेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरा बताया जाना बीए वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सके। तो तत्व मीमांसा क्या है, सिंपल अगर समझें तो यथार्थ अनुभव प्रमाण से प्रमा को जानते हैं। प्रमा रियलिटी। तो भारतीय दर्शन में जो रियलिटी है, सच्चाई, हम लोग परम ब्रह्म को मानते हैं, जो अलग अलग दर्शन के संप्रदायों में अलग अलग ढंग से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। और वह जानने के, वह जो निर्विकार निराकार है वहाँ तक की यात्रा हेतु जो साधन हैं वह भी हर दर्शन के संप्रदाय ने अपने अनुभव, ज्ञान और बुद्धि के अनुकूल व्याख्यायित किया है। सही बोल पा रहे हैं? तो ऐसे में ज्ञान क्या है? अनुभव, बुद्धि और उपलब्धि। तो हम उस दृष्ट जगत की वस्तुओं, अपनी बुद्धि, अपनी जो प्रत्यक्ष उपलब्धि और अनुभवों के आधार पर उस अदृष्ट तक पहुंचने का जो हमारा प्रयास है वो जो है प्रमाणों के माध्यम से ही संभव है। ठीक। दर्शन को अगर थोड़ा सा बताएं तो भारतीय दर्शन जो एक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसके विस्तार में बताते हैं कि सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। 5 इंद्रियों से के विस्तार में ही वो मन को बताते हैं, क्योंकि अगर अन्य मनस्क रहे तो प्रत्यक्ष बाधित होगा। तो मन भी एक अंतर इंद्रिय हो गई। मन से परे एक आत्मा भी है, बुद्धि है। अगर बुद्धि ही नहीं है तो कितना भी मन लगाओ पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये मन, बुद्धि और फिर आत्मा, यहाँ तक की यात्रा प्रत्यक्ष के विस्तार में है। तो भारतीय दर्शन आपकी दृष्टि को विस्तार देती है। जो नहीं देख सकते वह देखने के लिए हम अग्रसर हों और इसी यात्रा में हम प्रमाणों को माध्यम बनाएं। तो अब हम ये दर्शन का उद्देश्य, दर्शन वो फिलॉसफी नहीं है जो आपको एक आइडिया दे। दर्शन अपनी ही हर व्यक्ति की अपनी अंतर्दृष्टि का, अपने सामर्थ्य का, अपनी संभावनाओं का विस्तार है। तो ये हो गया दर्शन का उद्देश्य। अब जो है ये संभव कैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति की संभावनाएं, सामर्थ्य या हर व्यक्ति के पास उतनी उपलब्धि नहीं है। तो जो है उससे, जो नहीं है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। उसी में जो है प्रमाणों को कैसे कैसे माध्यम बनाया जाए। ज्ञान से अज्ञान की यात्रा, अज्ञात की यात्रा में जो उपकारक हैं वही प्रमाण हैं। क्लियर हुआ? अब जो मूल प्रमाण ज़्यादा गिने जाते हैं, भारतीय दर्शन के 9 संप्रदाय हैं, जिसमें से 6 आस्तिक, 3 नास्तिक, और इसमें सभी ने प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार किया। अब
प्रत्यक्ष जब प्रमाण है तो आप ये देखेंगे कि चाहे वो शब्द प्रमाण हो, चाहे वो उपमान और अनुमान अर्थापत्ति आदि हो, यह सारे प्रत्यक्ष का ही विस्तार हैं, क्योंकि आत्मिक साक्षात्कार होता है ना। तो कुल मिला के सारे प्रमाण प्रत्यक्ष का विस्तार है। ये हम कह रहे हैं, कहीं से पढ़े नहीं हैं, अनुभव जन्य उपलब्धि है मेरी। तो ऐसे में ये देखते हैं कि बाकी आचार्यों ने क्या क्या कहा। तो न्याय के हैं आचार्य गौतम ऋषि, तो जो न्याय सूत्र है उसमें उन्होंने 4 प्रमाण को स्वीकार किया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसी तरह से 6 प्रमाण वैशेषिक, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो सकती हूँ क्योंकि एकदम मेरा अध्ययन नहीं हुआ है वर्षों से। तो 6 प्रमाण भी भारतीय दर्शन में मान्य हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं है इस वाक्य में। तो जो 6 प्रमाण मान्य हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 हो जाते हैं। अब हम सीधे शब्दों में अगर आएँ तो प्रमाण क्या है, हमें रियलिटी तक पहुँचाते हैं। एक बात आती है कि हम रियलिटी केवल परम ब्रह्म को क्यों मान लेते हैं, या सुप्रीम नॉलेज का सबसे टॉप लेवल जो है स्तर, वो हम वहाँ की यात्रा आरंभ करते हैं। उसका एक उद्देश्य है कि अगर वह हमारा लक्ष्य रहेगा और वो उस साधना में हम रमेंगे तो लौकिक जगत की चीज़ें हम बड़ी आसानी से उन्हीं साधनों से बहुत इजी वे में लौकिक जगत को हम साध लेंगे। अगर हमें सभी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान है तो छोटे छोटे विषयों में हमारी छोटी छोटी कमांड होना में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से तो लक्ष्य वही परम ब्रह्म या सुप्रीम नॉलेज की सुप्रीम डिग्री तक पहुंचना होता है, उत्तुंग शिखर तक ज्ञान के। तो ऐसे पूरा सूर्य चंद्र आदि के माध्यम से जितना इंद्रिय, प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय, फिर अनुभव, फिर जो आचार्यों के अनुभव हैं, शब्द प्रमाण जन्य जितने ज्ञान हैं, वहाँ उससे परे तक की यात्रा हम लोग कर लेते हैं प्रमाणों के माध्यम से। लेकिन जब उस प्रमाण को समझते हैं तो सारे उदाहरण हम लौकिक रखते हैं, क्योंकि लौकिक से अलौकिक की यात्रा है ज्ञान साधना। तो ऐसे में पहले हम ये 6 प्रमाण का थोड़ा थोड़ा बता दें। प्रत्यक्ष जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, लेकिन इसमें भी कहीं अनवस्था ना आए, अव्याप्ति या अतिव्याप्ति ना आने पाए। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारे लॉजिक दिए गए हैं कि किस लेवल का प्रत्यक्ष, कैसा प्रत्यक्ष। ऐसा ना हो कि कोई आर्टिफिशियल फूल देख के हम उसे गुलाब समझें और असली गुलाब उसी को समझते रहें। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना आने पाए तो न्याय ने तार्किक ढंग से विश्लेषण की पद्धति को बहुत विस्तार दिया है। प्रत्यक्ष जो इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष डायरेक्ट रिलेशन है, वो है इंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, सिर्फ आँख से देखना ही वो नहीं है, महसूस करना त्वचा से और घ्राण से, कान से, तो उसके बाद मन से, अन्य मनस्क भी पूरा ज्ञान नहीं होता। तो ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होता ये है कि जनरली अधकचरा ज्ञान ज़्यादा होता है क्योंकि पूरी अवेयरनेस नहीं रहती है। तो ज्ञान पूर्ण हो, पूर्ण मतलब जो पुरुष उसमें है ना, पूर्णात् पूर्णम आदाय। तो जब हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें पूरा ज्ञान लेने की ज़रूरत होती है। तो हमें इंद्रियों की बारीकी का पूरा उपयोग करना होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में सिर्फ देख लेना नहीं है, उससे पर देखते जाना है, जहाँ तक अपनी क्षमता को विस्तार देते हुए। तो एक प्रत्यक्ष हुआ। अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान है। तो इस तरह से डायरेक्ट त्वचा से डायरेक्ट सीधा इंद्रियों से अगर नया संबंध होकर प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान लगाना, जैसे उसमें है ना, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि, तो धुआं देखकर आग तक पहुँचना, उसका प्रत्यक्ष किचन में आग देखा, धुआं देखी। अब ये उस ज़माने की बात है जब आग जलती थी तो धुआं उठता था, अब धुआं नहीं उठता है। तो अब यह उदाहरण जो है बस हमें शास्त्र समझने के ही उपयोगी आ सकता है। अब ये शब्द प्रमाण भर रह गया है। प्रत्यक्ष हमें शब्दों से होता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा और हिस्ट्री में ऐसा है कि पहले काठ पर बनता था या किसी फैक्ट्री आदि में देख लिए तो प्रत्यक्ष हो गया। तो धुआं देख के अग्नि का अनुमान लगाना भी प्रत्यक्ष है। उसमें भी आपका ज्ञान सुनिश्चित हो। तो ज्ञान इसके अनुमान के पंचावयव हेतु, हेत्वाभास आदि का है कि ऐसा ना हो उदाहरण एकदम सटीक बैठा है
अब उल्टा नहीं कह सकते कि जहाँ अग्नि है वहाँ ज़रूरी नहीं कि धुआं हो, लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि बहुत एकदम अनिवार्य है। तो इस तरह से आप अपनी नॉलेज को एकदम फिक्स कैसे करते हैं। देखिए, अनुमान की बारीकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का ये जीमैट और क्या क्या लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जितने होते हैं सीमित समय में, अगर आपने अनुमान को बारीकी से समझ लिया है तो आपका मस्तिष्क शुद्ध ज्ञान तक जाता है। और नैयायिकों का ये बहुत बड़ा ऋण है कि उन्होंने शुद्ध ज्ञान तक हम लोगों को प्रेरित कर दिया है अपनी भाषा शैली और प्रस्तुति के माध्यम से। अनुमान हो गया उपमान, प्रत्यक्ष के आधार पर दिखने वाला। उपमान के आधार पर हम जान जाते हैं कि जो है हमारा मसूरी भी थोड़ा थोड़ा शिमला जैसा ही है। तो इस तरह से एक अनुमान हुआ। और शब्द की केवल हम मान लेते हैं, न्यूज़ सुन के रिपोर्टर की बातें और चीज़ें मान लेते हैं, रेडियो की न्यूज़ हो गई या वेदर कहाँ कैसा है, कहाँ बारिश हो रही है, तो जो शब्द पर आश्रित है, बड़ों ने कहा कि ये मत करो तो हम मान लेते हैं। वो चूँकि पूर्वाचार्यों या आप्त पुरुष जो होते हैं, आप्त आचार्यों के अनुभव होते हैं, वहाँ वो प्रत्यक्ष हुआ है। तो शब्द प्रमाण में भी जो है प्रत्यक्ष की ही यात्रा है। प्रत्यक्ष शब्द के समक्ष हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ये शब्द प्रमाण हुआ। अनुपलब्धि क्या नहीं है, घटो नास्ति, अनुपलब्धि होता है। तो अनुपलब्धि को हमें ऐसे ही समझना है कि कभी कभी जो दिखता है बस उतना ही हम देखते हैं, क्या नहीं है ये नहीं देख पाते। अपनी ज़रूरत तक ही हम सीमित ना रहें, उससे आगे बढ़ें, वह जो नहीं है वह भी देखें, तो वहाँ अनुपलब्धि है। यह भी एक तरह से प्रत्यक्ष का विस्तार है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस की, जागरूक होने, चेतना को सजग रहने की ज़रूरत है, तब जो है प्रत्यक्ष में घटो नास्ति। लेकिन बाकी जो दर्शन कम मानते हैं, अभाव को प्रमाण नहीं मानते, अनुपलब्धि को, वो जो है इसको प्रत्यक्ष में ही अंतर्भावित कर लेते हैं कि अगर थोड़ा सा आप सजग हैं तो प्रत्यक्ष से ही वह बोध हो जाएगा, अलग से प्रमाण मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ माना गया है संभवतः बौद्ध में या किसी में जिसमें भी प्रत्यक्ष अभाव को प्रमाण माने हैं, उसमें अभाव को 4 भाग दिया है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो इस तरह से आप ज्ञान की यात्रा में कैसे रमते हैं, ये सारे साधन हैं। ज्ञान एक ही है, सुप्रीम सत्य एक ही है, अल्टीमेट रियलिटी एक ही है। किसको कैसे मिलता है यह आचार्यों ने अनुभव के आधार पर दिया, कैसे किसको मिला और अगली पीढ़ी या समान लोगों को कैसे मिल सकता है, इसके लिए उन्होंने प्रमाण को शास्त्र बनाया और उसे सबको दिया, ये उपकार किया कि अगली पीढ़ी पिछली से जड़मती अगर हो रही है तो उसके पास सत्य तक पहुंचने का साधन रहे। और अर्थापत्ति में उन्होंने ये बताया है कि पीनो देवदत्ता दीवाना भूंगते, ये है अर्थापत्ति को अनुमान में अंतर्भावित कर लिया जाता है। अर्थापत्ति का सीधा मतलब है कि मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, जो नहीं दिखता वो हम देख लें, जो है ही नहीं वो देखना अभाव, अनुपलब्धि। जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, हो सकता है काल से अभी नहीं दिख रहा है लेकिन वो मेरे पीछे खा लिया, तो एक मोटा देवदत्त है जो दिन में नहीं खाता, किसी ने उसे कभी खाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कब खाता है, तो ये अर्थापत्ति है जिसको अनुमान के आधार पर भी जाना जा सकता है। तो जब आचार्य लोग, बहुत अच्छी लड़ाई उन लोगों की होती थी खंडन मंडन की, तो जब किसी के मत का खंडन करते थे और ये बताते थे कि अर्थापत्ति तो अनावश्यक है, अभाव तो अनावश्यक है, तो लड़ते नहीं थे, केवल उनके समग्र सूत्रों को देते हुए उसको फिर काटते हुए फिर अपने सूत्र प्रतिष्ठापित करते थे। तो ऐसे में क्या होता था, इस युद्ध में, ज्ञान के युद्ध में बहुत सारा विस्तार हो जाता था, विश्लेषण क्षमता बढ़ती थी। तो जब हम प्रमाणों का विस्तार देखते हैं, 6 प्रमाण देखते हैं, तो हमें जो है कहीं ना कहीं ज्ञान का विस्तार और हमें विश्लेषण क्षमता उस समय की दिखाई देती है, एनालिटिकल अप्रोच। तो आज हम अपनी दृष्टि में, अपने व्यू में और चीज़ों को समझने में, अवबोधन में
कैसे उन प्रमाणों के माध्यम से, उन प्रमाणों का अनुप्रयोग करते हुए, अप्लाइड स्टडीज़ जिसको बोलते हैं, और अपने वर्तमान जीवन को और सहज बना सकते हैं। जो चारों ओर उलझन और जटिलता दिखती है तो उसको सहज बनाने के लिए उन अतीत के शास्त्रों को यूज़ करते हुए और वर्तमान में उसको साध लेना अपेक्षित होता है। तो ये प्रमाण हुआ। सबसे दर्शन का उद्देश्य सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, ये भी है कि हम सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति में कहीं व्यवहारिक जगत छोड़ ना दें, तो व्यवहारिक जगत के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे, साधना व्यवहार लोक संतुलित रहे, इसीलिए नित्य नैमित्तिक कर्म और सबकी अनिवार्यता बताई गई। मूर्ति पूजा, व्रत अनुष्ठान, बीच बीच में पूर्णिमा आदि का यज्ञ का विधान है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि निर्विकल्पक ज्ञान और संसार के मिथ्या को ही समझने के चक्कर में संसार से ही अलग हो जाएं। तो हमें संसार से जुड़कर रहते हुए उस ज्ञान की साधना करनी होती है। उस ज्ञान की साधना में हमें इन प्रमाणों को कस के पकड़े रहना होता है। तो प्रमाणों को पकड़ते हुए, थामते हुए, प्रमाणों के माध्यम से, और जब हम गलत प्रमाण लेते हैं तो हमारा ज्ञान गलत की ओर अग्रसर हो जाए, हमारी ज्ञान के प्रति यात्रा गलत की ओर हो जाती है। तो इसलिए मतलब प्रत्यक्ष क्या है, उसकी बारीकी, उपमान अनुमान की बारीकी और इतना सूक्ष्म अवबोधन हो कि ऐसा ना हो कि हम धुएं की जगह कहीं उड़ती हुई धूल या जो एयर पोल्यूशन है वो कोहरे को धुआं समझ लें, या आजकल जो प्रकृति में विचलन है तो बिना आग के भी प्राकृतिक विचलन की वजह से धुआं दिखने लगता है। तो ऐसे में हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो उस काल की प्रासंगिक चीज़ें, जब विशुद्ध प्रकृति थी, निर्मल आकाश था, तब धुएं से अग्नि थी। आज धुआं कृत्रिम भी हो सकता है, जो प्रकृति के विचलन या किसी अन्य कारण से उपलब्ध हुआ हो, एयर पोल्यूशन से उपलब्ध हुआ हो। तो इस तरह से प्रमाणों के माध्यम से हम रियलिटी तक पहुंचते हैं। अब देखिए, अनुमान प्रमाण, हम दिन में भी धुआं या कोहरा देख के एकदम देर तक सुबह नहीं हो पाती सर्दियों में एयर पोल्यूशन की वजह से, तो उसके सच्चाई तक पहुंचते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य असाध्य साधना था, निर्विकल्पक ब्रह्म, लेकिन अगर हम ये वाला धुआं एयर पोल्यूशन वाला देख रहे हैं तो अनुमान प्रमाण से बिना अग्नि का अगर यह है तो हम इसकी वजह जानकर और इस क्यों है और यह इसका प्रभाव कितना हानिकारक है ये जानकर, और फिर इसको निर्मूल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, प्लांटेशन, पौधे लगाना, या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना, या मानव बस्तियों के आसपास फैक्ट्री ना हो, हार्मफुल ना हो हेल्थ के लिए, तो पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसे सम्यक रहे, तो इसमें भी हमारा अनुमान प्रमाण बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कभी कभी हम मतलब नहीं रखते चीज़ों से, होगा हमें क्या, हमारा घर तो सुरक्षित है। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रमाण को हमें हमेशा हर वक्त जानना चाहिए, और इन 6 प्रमाणों के आधार पर हमें रियलिटी तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह अलौकिक हो या लौकिक हो, चाहे वह, ये न्याय ने बहुत अच्छा काम किया है, ज्ञान को, प्रत्यक्ष को हर चीज़ से लौकिक से ही जोड़ा है, बहुत कोशिश की है। तो इस तरह से प्रमाण का ये है। अब हम सीधा न्याय सूत्र के आधार पर थोड़ा सा बताते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 4 को, क्योंकि अनुपलब्धि और अर्थापत्ति को ये लोग जो है अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में और अर्थापत्ति को अनुमान में स्वीकार लेते हैं। तो इसमें जो है मैं नोट करके थोड़ा सा लाई हूँ न्याय सूत्र 1.1.4 का, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष में जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो हो, लेकिन उसके साथ कंडीशंस दी हैं, वह अव्यपदेश्य न हो, अव्यभिचारी न हो और व्यवसायात्मक न हो, तो वह जो है प्रत्यक्ष होगा। तो इन तीनों का जब हम विश्लेषण पढ़ेंगे, जिसको इन तीनों से होना चाहिए, तो अव्यपदेश्य जो होता है वो निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक के संदर्भ में भी ये है, जब प्रत्यक्ष में आता है निर्विकल्पक सविकल्पक,
प्रत्यक्ष के भेद। तो न्याय का स्कूल कहता है कि निर्विकल्पक ज्ञान बालक और इसका है, बच्चे का, बालक और मूक का ज्ञान है जो नाम जात्यादि से रहित होता है। लेकिन और सविकल्पक जब आप जानते जाओ, मेटेरियलिस्टिक, न्याय वैशेषिक मेटेरियलिस्टिक है, पदार्थवादी, वस्तु जगत का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वेदांत ठीक इसका विपरीत है, वो कहता है कि निर्विकल्पक वह निराकार निर्विकार है, आध्यात्मिकता की ओर उनका है कि जब वस्तु जगत से हम परे उठते चले जाएं तब वह निर्विकल्पक है। तो ये कंट्रोवर्सी, निर्विकल्पक शब्द वही है, लेकिन न्याय के लिए नाम जात्यादि रहित है, जो एक बच्चे और उसका मूढ़ का या मूक का, गूंगे का ज्ञान है, जो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो लोग तो शब्द ध्वन्यात्मक शब्द को नित्य मानते हैं न्याय वाले। इसी तरह से लेकिन वेदांत में निर्विकल्पक ज्ञान तो अपवाद, उत्सर्ग और उन सबके बाद जो है विवर्त, विकार को निर्मूल करके जो परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वह निर्विकल्पक है। तो इस तरह से निर्विकल्पक का भेद समझना चाहिए। प्रत्यक्ष में मैंने जो नोट किया था, न्याय सूत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम है, जो अव्यपदेश्य हो, अव्यभिचारी हो और व्यवसायात्मक हो। और दूसरा ये है ज्ञान करणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान का जो हो वो प्रत्यक्ष इंद्रिय। इसी तरह से और फिर बाद के प्रकरण ग्रंथों ने इन्हीं परिभाषाओं को और संक्षिप्त करते करते और सरल बना दिया है। और जब सरल प्रस्तुत किया तो वह जटिलता इसमें कैसे घटित हुई। मान लीजिए मैंने तर्क संग्रह अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे वो बहुत छोटा लगता है, बाला नाम सुखबोध है। तो तर्क संग्रह ने जो छोटी सी परिभाषा या न्याय वैशेषिक दोनों को एक साथ समाविष्ट करके प्रकरण ग्रंथ लिख दिया है, उसने जो परिभाषा लिखी तो उसमें वह न्याय सूत्र की, गौतम ऋषि की जटिलता कैसे आ रही है ये देने के लिए बहुत सारे भाष्य लिखे गए। शब्दों के विस्तार में जाना पड़ा, दीपिका व्याख्या आदि लिखी गई कि नहीं आप इसको, ये प्रकरण ग्रंथ है, छोटा है, लेकिन यह पूर्ण समर्थ है आपके मूल ग्रंथ तक पहुंचने में। तो इसलिए उसके टीका टिप्पणी की आ जाती है विस्तार में कि उसे न्यून ना समझा जाए जितना, और यही प्रत्यक्ष का विस्तार है। तो प्रत्यक्ष ये हो गया। और प्रत्यक्ष के भी जो है वो है, जैसे ये आचार्य विश्वनाथ ने दिया है एक लक्षण, प्रत्यक्ष वह अपरोक्ष है, ज्ञान है जो ज्ञानांतर जन्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देते हैं, ज्ञान से भिन्न नहीं है वह अपरोक्ष ज्ञान। तो कभी कभी ये लगता है ना कि ये उलझने हमें और गोल गोल घुमा रही हैं, और खासकर न्याय में त्वा करके इतना जटिल बना देते हैं प्रमाण को कि हम केवल प्रमाण को समझने में लग जाते हैं, प्रमाण का उद्देश्य छूट जाता है। लेकिन इसका उद्देश्य वस्तुतः मस्तिष्क को एक विस्तार देने के लिए और सुलझने के लिए है। और इसीलिए ज्ञान मीमांसा से, प्रमाण मीमांसा से पहले ज्ञान मीमांसा ही समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्ञान मीमांसा को सम्यक समझेंगे और तब समझेंगे कि अब इसको वास्तविक रूप से कैसे समझें, किन साधनों से इसके यथार्थ तक पहुंचा जा सकता है, इसको आत्मसात किया जा सकता है, या पूरी तरह से जो साधक की तरह साक्षात्कार किया जा सकता है। एक हम स्टूडेंट की तरह पहले पढ़ते हैं, फिर साधक की तरह पढ़ते हैं, तो उसमें प्रमाणों का विनियोग होता है। और ऐसे जो है फिर प्रत्यक्ष के ही विस्तार में ज़्यादा गया है अध्ययन। और प्रत्यक्ष के दो भेद जो मानते हैं कि लौकिक या साधारण प्रत्यक्ष जो बस देखता है कि दिन निकला है, और उसी तरह से अगर काव्यशास्त्र की भाव व्यंजना या उसमें ज़्यादा जाएंगे तो उसमें प्रत्यक्ष का विस्तार मिल जाता है। क्योंकि कई बार मुझे ऐसे ध्वनि के जो प्रभेद हैं उसमें दर्शन का साक्षात्कार हुआ है, और उसमें मुझे दर्शन की सारी चीज़ें काव्यशास्त्र के विस्तार में दिखाई दे रही थी। एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन उस पर दोबारा हमने विचार नहीं किया क्योंकि वो बहुत जटिल साधना होती है। तो एक तो साधारण प्रत्यक्ष होता है जो केवल दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसके और दूसरा अलौकिक या असाधारण प्रत्यक्ष जो बहुत सजग व्यक्ति को होता है, जो जागरूक और चैतन्य को प्रत्यक्ष होता है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष है। जैसे अगर आप पेरिस गए तो एक तो केवल पेरिस घूम के वहाँ के प्लेस देखकर फ़ोटो खींच के आया, ये साधारण प्रत्यक्ष हुआ। और एक व्यक्ति जो गया है
वहाँ की जलवायु, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम चक्र, क्लाइमेट की जो सर्किल है कैसे बदलती है 12 महीने सूर्य चंद्र की गति के आधार पर, वहाँ के जीव जंतु कौन से वहाँ के मौसम के अनुकूल हैं, वहाँ का खाद्यान्न, वहाँ का भोजन कैसे वहाँ के लोगों की पाचन शक्ति के अनुकूल है। अब ये सब जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा वो साधारण तो नहीं होगा, तो वो मतलब अलौकिक असाधारण हो गया ज्ञान। एक हुआ जो हम कहीं गए फ़ोटो खींच के आए, और एक हुआ जो हम कहीं गए उसकी फ़ोटो खींचे और उस इमारत की कैसे मैन्युफैक्चर हुई थी, कौन सी टेक्नोलॉजी लगा था, कैसे मज़दूरों ने पहले ऐसा काम किया, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, आज तक ये अवस्थित कैसे, पूरी हिस्ट्री उसकी, ज्योग्राफी, और ये कब तक चलेगी इसकी इस इमारत की अगर हम लाल किला देखें तो इसकी उम्र अभी कितने साल होगी, अप्रॉक्सीमेट एज। तो ऐसे करते करते वो असाधारण ज्ञान हो गया। तो प्रत्यक्ष दो तरह का। अब देखिए, जब ये हम अगर प्रत्यक्ष प्रमाण को समझें न्याय के अनुसार, तो हमारी दृष्टि अपनी ही विस्तार ले रही है, और जो टूरिज़्म है, घूमना टहलना या घर में रहना, तो जो है ना कि जो हम नहीं देख सकते वो टीवी या दूरदर्शन या इसके रेडियो या आदि के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये माध्यम भी थोड़ी देर के लिए बंद है, इंटरनेट अभी है, और ना होता तो शायद मैं कोई गहन शास्त्र लिख रही होती। तो इस तरह से नहीं तक पहुंचना भी अलौकिक प्रत्यक्ष है, जिसको अनुपलब्धि, प्रध्वंसा भाव, इन सब में भी कह दिया गया है, वो इसी सब में आ जाएगा। तो अच्छा, अब प्रमाकाकरण, रियलिटी का जो साधन है वो प्रमाण है। प्रमाण 6 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। पहला प्रत्यक्ष के 2 भेद, लौकिक, अलौकिक। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष। इंद्रिय आँख का ही वस्तु से सन्निकर्ष नहीं है, नहीं तो मेरा तो पूरा परिवार ब्लाइंड है, उन लोग का कैसे होता। तो वहाँ अनुभूतियों, एहसासों, मन और आपके स्रोत, घ्राण, बाकी इंद्रियों से कैसे जान जाते हो कि पड़ोस में बिरयानी बन रही है। तो यह भी प्रत्यक्ष है। तो मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष के परे जो प्रत्यक्ष है वो हमारे और भी ज्ञान को विस्तार देता है। तो बाकी, और मन का सजग होना बहुत ज़रूरी है, और मन का सजग होना ऐसा ज़रूरी है कि जिसमें आत्मा भी चैतन्य रहे। कभी कभी लोग मन को गलत डायरेक्शन में सजग किए रहते हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उनको मन को अच्छा लग रहा है, या मन की भूख है मन, तो वह उससे आत्मा तृप्त नहीं होती, वो स्वयं से ही असंतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे में मन सही डायरेक्शन में रहे। तो जब मन को हम इंद्रिय मानते हैं तो इंद्रिय ज्ञान की ओर उन्मुख हो, कैसा ज्ञान? जो आत्मा को मुदित कर सके। तो इस तरह से आँख के अतिरिक्त वाला प्रत्यक्ष, हमारा प्रत्यक्ष का विस्तार हुआ। और ये लौकिक प्रत्यक्ष में ही आते हैं, जो केवल सुनकर हमें समझ में आ जाता है। और सुनकर, जैसे कि कोई कविता सुन रहा है संस्कृत की, तो केवल किसी के लिए कविता है, लेकिन कोई उसका छंद भी बता रहा है, कोई बता रहा है कि इस कविता में किस देव की स्तुति है, कोई बता रहा है उच्चारण अशुद्धि है। तो इस तरह से जो है बाकी इंद्रियों की सजगता भी प्रत्यक्ष में ही आती है। तो लौकिक हो गया, अलौकिक हो गया। लौकिक में बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष 2 है। आंतरिक वाला जो मन आदि से हो, बाह्य जो ये 5 इंद्रियों से हो, वो 5 प्रकार का लौकिक। अब हम अगर अलौकिक की बात करते हैं तो अलौकिक का 3: सामान्य, ज्ञान और योगज। सामान्य लक्षण ये है अलौकिक, जो अभी हम पहले बताए कि कहीं घूमने गए तो वहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विज्ञान, जीव जंतु, बायोलॉजिकल वो, और वनस्पति विज्ञान का वहाँ कौन सा फूल है, वहाँ के लिए कैसी जलवायु चाहिए, मौसम विज्ञान, सारा अध्ययन जब हम कर लें तो वह अलौकिक का सामान्य लक्षण है। ये सामान्य है लेकिन अलौकिक का। तो यह भी अभी प्रत्यक्ष ही चल रहा है। तो एक ये हो गया लौकिक का सामान्य वाला। दूसरा मैंने, और हाँ, इसी तरह से सामान्य का एक और है जो गोत्व मनुष्यत्व है। जैसे हम किसी व्यक्ति से थोड़ी देर बात करके उसका स्तर समझ लेते हैं, वो किस टाइप का है, उसका एटीट्यूड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अभिव्यक्ति बहुत उलझा हुआ है या क्या है, या बहुत ज़्यादा देर बात करने लायक नहीं है। तो यह भी सामान्य में आता है। और
आजकल सामान्य को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि न्याय का है, गोत्व या मनुष्यत्व करके जो कॉमन फैक्टर है वो, तो वह थोड़ा और विश्लेषण में जाके उसके स्वभाव में, उसकी बुद्धि में, उसके इसमें किस तरह से भिन्नता है। तो जो भेद और संसर्ग, सभी विद्यार्थी हैं लेकिन एक बहुत अच्छा है, तो उस क्वालिटी को बात करके या उसे देखकर समझ लेना, यह भी सामान्य अलौकिक प्रत्यक्ष है। ठीक। दूसरा ज्ञान लक्षण है, सामान्य का चाक्षु से नहीं प्रत्यक्ष होता, अपने अनुभव, ज्ञान, अपनी समझ से प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद अलौकिक प्रत्यक्ष होता है जिसमें गाय को देखते ही जैसे गोत्व का भान हुआ, मनुष्य को देखते ही आप वह विशिष्ट जान गए, और उसके बाद जो है उसका अलौकिक पहले जानकर तब उसका अलौकिक जानते हैं। जैसे किसी को बहुत खास हम जान चुके हैं और तब जाकर उसका नाम आदि, उसके और परिचय और वो क्या है ये जानते हैं। जैसे कोई नए द्वीप का परिचय मिला, जैसे वास्को डी गामा जब इंडिया आया था पहली बार, तो वो पहली बार आया, लेकिन उसके बाद 1498 ही था शायद, 1498 में जब पहली बार इंडिया आया, समुद्री यात्रा करते हुए नए लैंड की खोज की, तो वह जो है वह ज्ञान लक्षण का अलौकिक प्रत्यक्ष था। उसके बाद उसका नाम आदि पता चला। तो इस तरह से यह ज्ञान लक्षण का अलौकिक प्रत्यक्ष है। आप लोग किताबें अवश्य देख लीजिएगा। मेरा ज्ञान बहुत असंतुलित जैसे है ना, स्टोर रूम में सब भरा हुआ है, और मुझे प्लीज़ अवसर दीजिए कि मैं इसको सुव्यवस्थित करूं, क्योंकि ये उलझनें मुझे भी उलझा देती हैं कभी कभी। तो एक सामान्य लक्षण हो गया जो देखते ही आप उसकी विशिष्टता और सब पढ़ लिख लेते हैं। जैसे पेरिस गए तो पेरिस के ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि पता चला। उसके बाद जैसे ज्ञान लक्षण जो नई जगह एकदम गए और उसके बाद उसका सामान्य परिचय मिला, तो ये ज्ञान लक्षण का हो गया। और तीसरा योगज है, जो योगियों को ही होता है, उसको फिर आप एकदम मौन समझिए। तो जिसको मैंने नोट भी नहीं किया है अभी, टाइम एकदम नहीं था, पूरी रात बच्चे जगे और सुबह जो है सोए, 11 बजे उठे। इसके बाद हम अनुमान प्रमाण पर आते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ये जो है, ये देखिए इन्होंने जिसको किसने क्या कहा है, एक मिनट, जिसको वेदांत ने विवर्त विकार कहा है, विवर्त कहा है, उसको न्याय अलौकिक प्रत्यक्ष का ज्ञान लक्षण मान रहा है। अब यही इनकी आलोचना हो जाती है। मान लीजिए कि हम अंधेरे में रस्सी को सांप देखे और पहले कहे सांप, और फिर जब उसकी परीक्षा किए तो लगा रस्सी। तो अलौकिक प्रत्यक्ष जो ज्ञान लक्षण वाला है, ये एक स्तर के बाद सेफ नहीं है। वेदांत ने इसकी आलोचना की, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं सबका सम्मान करती हूँ। अच्छा, फिर हम अनुमान में आ जाते हैं। अनुमान के 5 अवयव हैं, 5 एलिमेंट के माध्यम से अनुमान की सिद्धि होती है। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन और एक एग्जाम्पल, उदाहरण। प्रतिज्ञा मतलब जो दिख रहा है वह प्रतिज्ञा है कि आई एम श्योर दिस इज, ये है, ये सुनिश्चितता प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा मतलब, न्याय की प्रतिज्ञा मतलब हमने जो देखा वो सुनिश्चित है, और उसके आधार पर जो हो सकता है वो संभावना, वह संभावना जो है हेतु हो जाती है। नहीं, गलत हो गया। जो हमने देखा पर्वत पर अग्नि, वह प्रतिज्ञा है, ज्ञान की सुनिश्चितता कि हमने ये देखा, अभी तक का ज्ञान सुनिश्चित है। क्यों? उसके लिए कारण है। कारण हो गया धुआं, और उसके बाद फिर यह सुनिश्चित कैसे है कि वहाँ जो है अग्नि है। तो अग्नि की सुनिश्चितता के लिए कारण उपलब्ध होना चाहिए। उस कारण के लिए आपके पास कोई पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कहीं का प्रत्यक्ष है। अब यही अनुमान प्रत्यक्ष में अंतर्भावित हो सकता है, क्योंकि हमने अगर रसोई में प्रत्यक्ष किया है चाक्षुष प्रत्यक्ष, तो वह हम कहीं और अपनी बुद्धि से उसका साक्षात्कार कर सकते हैं।
बौद्धिक दृष्टि या आत्मिक दृष्टि से। तो इस तरह से पर्वत पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा हो गई, सुनिश्चितता, अग्नि की सुनिश्चितता। जो नहीं दिख रहा है वो हम देख रहे हैं और हमें यह फिक्स लग रहा है। माई नॉलेज इज़ अ फिक्स। कैसे? क्योंकि यहाँ धुआं है। आई हैव ए रीज़न, कारण है। देन जहाँ धुआं होता है, ये मैं लॉजिक दूंगी, उदाहरण, एग्जाम्पल इज, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होगी, बिना अग्नि का धुआं संभव नहीं है। इस उदाहरण को हम कैसे पुष्ट करें? उदाहरण के लिए एक हमको गवाह चाहिए। तो जो गवाह हम देंगे वो होता है जैसे किचन, चूल्हे में आग जल रही है और वहाँ धुआं उठ रहा था और हमने डायरेक्ट धुआं अग्नि का डायरेक्ट रिलेशन देखा है, इसलिए अपनी इस दृष्टि से हम उस डायरेक्ट रिलेशन को फिक्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। या जो नहीं अभी तक दिख पा रहा है, पर्वत के उस पार जो केवल धुआं जो दिखाई दे रहा है, धुआं से परे भी मुझे दिखता है। ये दूरदर्शिता है एक तरह की अनुमान, और बहुत लॉजिकल है, कंफ्यूज नहीं करती। तो इस दूरदर्शिता का तो ज़्यादा ही यूज़ है आजकल। मुझे कोई टाइम अगर लिख के बता देता, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें टाइम देखना, क्योंकि मुझे 1:30 बजे तक का ही टाइम मिला है। इस तरह से मतलब फिर अंत में जो संभावना थी, प्रतिज्ञा थी, पर्वत पर अग्नि है, वह उदाहरण के द्वारा और लॉजिक के द्वारा, उपनय कहते हैं लॉजिक के द्वारा, वह निगमन फिक्स हो गई, नॉलेज। जैसे एक हाइपोथीसिस है, लेकिन यह अनुमान में हाइपोथीसिस फिक्स होती है, उसकी संभावना रॉन्ग होने की नहीं होती। हाइपोथीसिस क्लियर है? जो शोध करते समय परिकल्पना लिखते हैं, जैसे किसी विषय पर शोध करें तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, ये हाइपोथीसिस बनाते हैं। तो शोध में हाइपोथीसिस आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं डेटा की तो गलत हो सकती है। लेकिन यहाँ जो हाइपोथीसिस है पर्वतों बहनीमान, तो वह एकदम फिक्स है हाइपोथीसिस आपकी। लेकिन अगर उसका कारण आपके पास नहीं है तो ये हाइपोथीसिस रॉन्ग। अगर एग्जाम्पल आपके पास नहीं है और जो एग्जाम्पल आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो एग्जाम्पल ही अगर रॉन्ग हुआ तो हाइपोथीसिस रॉन्ग। तो कुल मिला के आपको अनुमान को तो मुझे लगता है हर जगह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉलेज में गुणवत्ता के संधान हेतु, शोध में गुणवत्ता के संधान हेतु अनुमान की वर्तमान आवश्यकता अपरिहार्य है। ठीक। अब अनुमान में भी 2 है, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। और इसमें जो हेतु और हेत्वाभास का प्रपंच है ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ हम और भूल गए, प्रत्यक्ष में जो था, प्रत्यक्ष को ही अगर बहुत अच्छे से समझ लिया जाए तो शायद बाकी प्रमाण समझना आसान होता है। प्रत्यक्ष में शायद जब ये बताए थे कि जब हम घड़ा देखते हैं, एक्चुअली न्याय वालों के पास सिर्फ घड़ा होता था पानी पीने और भात बनाने के लिए और नहाने धोने के लिए, और कपड़ा एक पट होता था, धोती, जो लपेट के रहते थे। सिर्फ 2 चीज़ होती थी, घट और पट। इसके अलावा उनके पास प्रकृति थी और अथाह बौद्धिक सामर्थ्य था जिसका उन्होंने विनियोग किया। प्राकृतिक रहस्यों को बहुत जटिलता को सुलझाते हुए केवल उन्होंने घट और पट का ही इस्तेमाल किया। और अगर उन्हें उससे ज़्यादा आगे बढ़े तो घट कैसे बनता है और पट कैसे बनता है, कुम्हार और उसका जो लाठी है और गोल गोल चाक है वो, और पट के लिए जो तूरी वेमा है, मतलब उसके उपकरण होते हैं पट बनाने के लिए, तंतु वेमा। तो इन्हीं चीज़ों के द्वारा उन्होंने पूरे ज्ञान सिद्धांत को, कैसे ज्ञान मिला और कैसे प्रत्यक्ष हुआ, पूरा प्रस्तुत कर दिया है। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास अगर उपलब्धि होती तो हम टॉप कर जाते, एकदम ऐसा नहीं है। सिर्फ घट और पट के बल पर न्याय प्रतिष्ठापित हुआ है और आज तक चल रहा है। अच्छे न्याय को नहीं समझ पाते हैं एक बार में। न्याय सिद्धांत मुक्तावली बहुत कठिन है इस संदर्भ में। तो आप ये समझें कि प्रत्यक्ष में जब हम घट देखें तो घट रूप और उसका कलर, उसका रूप और घट में जो रिलेशन है, इस तरह से 4-5 हैं जो समवेत समवाय, इस तरह से। और भूतले घट, तो ज़मीन पे जो घड़ा है उसका रिलेशन। तो जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं तो हम कैसे देखें,
घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी और उसका क्या रिलेशन रहा होगा, कुम्हार ने कैसे घुमाया, आकारित किया, पकाया, और यह जो है अभी रखा हुआ है इसमें, और इसका रूप, इसका आकार इसमें कैसे है। अगर यह टूटेगा तो रूप पहले ख़त्म होगा कि घड़ा पहले ख़त्म होगा। तो ये जो बारीक रिलेशन है समवाय, अब ज़मीन पे घड़ा संयोग संबंध से है, लेकिन घट और घट रूप में समवाय संबंध है। तो अभी फिर ये क्या क्या है, समवाय संबंध अयुत सिद्ध होता है, जो एकदम उसके साथ ही रहे लास्ट तक, ययोर मध्य करके है शायद, ये कम अविनिश्चित अपराश्रितम योग। तो इस तरह से मतलब प्रत्यक्ष को ही अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो बाकी प्रमाण जो है प्रत्यक्ष का विस्तार हैं और आराम से आ जाएंगे। तो एक तो न्याय के पंचावयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनको समझना। नेक्स्ट है हेतु और हेत्वाभास। हेत्वाभास समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ज्ञान निर्दुष्ट हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं यह सुनिश्चित होने से जो है हेत्वाभास नहीं होना चाहिए। हेतु मतलब कारण, कारण आपका एकदम करेक्ट हो, और ये हेत्वाभास 5 दिया है वो ना हो। तो इनके जो नाम हैं सव्यभिचार, विरुद्ध, असत, प्रतिपक्ष, असिद्ध आदि, फिर इनके भी प्रभेद हैं, उनके भी प्रभेद है। तो कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी तो इन्हीं में उलझ के रह जाएगी, आगे हम कैसे बढ़ें। तो इसका मतलब है हम बीच बीच में रिकॉल करते रहें, हम ये पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों। तो फिर हमारा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की यात्रा होगी। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज में जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे कि हेत्वाभास से हमको रहित रहना है, हेतु का साथ पकड़ना है, और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान को साधना है। तो अब वहाँ जो पंचावयव थे अनुमान के, उसी तरह से यहाँ हमें अपना गढ़ लेना है। और तो कुल मिला के जब किताब हम